हाँ तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जी हाँ गाइस, तो गाइस आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल में एडुकेट स्मॉल। मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस चलो वीडियो को देर ना करो, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो गाइस देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इससे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, मैं ये आपको बता देता हूँ। और वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर, अब ये लास्ट चैप्टर है, फिर ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का हमने कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया, बस बचा है सिविक्स का। ठीक है, तो इसके बाद अब सिविक्स की वीडियो आएंगी और फिर सिविक्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आएंगे अपने मैथ्स पे। जैसे कि आपको पता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, थोड़े से मैंने आपको बताया कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि थोड़े क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, थोड़े अभी बचे हैं, तो वो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आ जाएंगे तब मैं मैथ्स पे वीडियो आगे लाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो अब आपके इसके बाद तो आपको सिविक्स की वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली, बहुत ही ईजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और हाँ गाइस, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना भूलें, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखो गाइस, सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं, देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्शन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्शन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में जब भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाते हैं, मीन्स प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है, और रॉ मटेरियल बन जाते हैं, रॉ मटेरियल बनने के बाद जब वो प्रोसेस हो जाते हैं, फिर जो लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो वैल्यूएबल प्रोडक्शन बन के आता है, मीन्स जैसे कि कॉटन है, कॉटन को जब हम क्लोथ बनाते हैं तो उसका जो लार्ज क्वांटिटी जो होता है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग की ये मीनिंग आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आती है एग्जाम में। ठीक है, फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, मॉडर्नाइजिंग होता है। देखो, एग्रीकल्चर और जॉब दोनों में इसमें प्रॉफिट होता है। कैसे प्रॉफिट होता है, देखो, एग्रीकल्चर, अगर हम मान लेते हैं कोई भी इंडस्ट्री अगर है, ठीक है, उसे भी कोई भी अगर जैसे कि प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, अब प्रोडक्ट चाहिए तो वो रॉ मटेरियल किससे कहेगा, एग्रीकल्चर पहले फार्मर से कहेगा कि आप मेरे लिए ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो क्या होगा कि फार्मर, वो जो प्रोडक्ट होगा वो उसका प्राइस रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री क्या रही, इंडस्ट्री को वो ज़्यादा चाहिए तो प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्राइस जब इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, फार्मर्स का तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ये एग्रीकल्चर फिर वो जॉब्स क्रिएट करेगा, जॉब्स क्रिएट करे। अब जो ये जब एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट है उसका अगर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, उससे ज़्यादा ग्रोथ होएगी, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो इंडस्ट्री को देंगे, और इंडस्ट्री में ज़्यादा कम सामान आएगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगी, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इससे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज द मॉडर्नाइजिंग। इससे दो चीज़ों में, तीन चीज़ों का बेनिफिट होता है, जो कि है एग्रीकल्चर, जॉब्स और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा, एग्रीकल्चर में बेनिफिट होगा, ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, और जॉब्स तो क्रिएट होंगी क्योंकि वो इंडस्ट्री में बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे कि अब ये प्रोडक्ट बन गया कॉटन क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ बन गया, अब इससे क्या है, पहले तो सेकेंडरी में ये पहले तो ये मैन्युफैक्चर हुआ तो वहाँ पे इंडस्ट्री थी, ठीक है, इंडस्ट्री थी, वहाँ पे एक जॉब्स क्रिएट हुई, तो पहले तो ये सेकेंडरी में गया, ठीक है, कॉटन सेकेंडरी में जाएगा, फिर वहाँ पे जब बन जाएगा, ठीक है, जब क्लॉथ पूरा बन जाएगा तो वो टर्शियरी में आएगा। टर्शियरी में क्या होता है, शॉपिंग मॉल, जो भी अलग अलग जो भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, अब ये क्लॉथ जब भी जाएगा किसी शॉप में तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो तो काम कर रहे होंगे ना, तो उन्हें भी इंपॉर्टेंस मिलेगी, उन्हें भी क्रिएट जॉब मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया टर्शियरी, तो इन सब में भी एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट करता है। फिर हम आते हैं दूसरा, इरेडिक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ऑफ द कंट्री। अब देखो, इरेडिक्शन का मतलब होता है हटना। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कंट्री से हट जाएगी, ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कंट्री से हट जाएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज एंड पॉवर्टी विल डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, पॉवर्टी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सब लोग काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे तो कोई गरीब रहेगा नहीं, गरीब नहीं रहेगा तो फिर पॉवर्टी ऑब्वियसली डिक्रीज होनी है। ठीक है, फिर आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखो, ये फॉरेन एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा देखो, कंट्री बिकेम मोर प्रॉस्परस। अब इससे क्या है, प्रॉस्परस बहुत ही ज़्यादा कंट्री बन जाती है। ठीक है, अब देखो, पहले तो बात ये बता दूं कि ये 3 और 4 ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कंट्री बिकेम मोर प्रॉस्परस। ठीक है, तो अब देखो हम बताते हैं आपको कि देखो, अगर एक इफ़ यू हैव टू एक्सपोर्ट आवर गुड, ठीक है, अगर हमें अपना गुड है एक्सपोर्ट करना है फॉरेन कंट्री में, देखो हम बता रहे हो फिर से,
अगर हमारा जो गुड है उसे हमें फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है तो हमें वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई चीज़ है हम बाहर बेचें तो वहाँ पे उसका प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो प्राइस ज़्यादा होगा तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, वहाँ से हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, कंट्री और भी प्रॉस्परस बन जाता है और फॉरेन एक्सचेंज में भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है कंट्री की, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है, ये दो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपका इसका एक चेन होती है, पूरी जो लिंकिंग वाली चेन होती है वो मैं अब बना के बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस चीज़ से रिलेट करती हैं, कैसे वो लिंक्ड हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टेबल। आपको ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी बता देते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो इनपुट होता है, फिर वो जाता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद वो आएगा फैक्ट्री में। ट्रांसपोर्ट देखो पहले हमारा रॉ मटेरियल है, फिर वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर वो आया फैक्ट्री में बन गया, अब उसका आउटपुट निकल के आ गया फिनिश्ड गुड, ठीक है। और फैक्ट्री में बना, आउटपुट निकल के आ गया, फिनिश्ड गुड बन गया, जैसे कि कॉटन का हमने बताया, क्लॉथ बन के आया, अब वो फिर से ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, और इससे क्या है, मार्केट में जब बिकेगा तो हमारे पास क्या आएगा, मनी, ठीक है। अब मनी से ही हम और रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर से वो इनपुट होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर फैक्ट्री में जाएगा, फिर बनेगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर मार्केट में आएगा, मार्केट में फिर बिकेगा, फिर मनी होगा, मनी होगा तो फिर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे और फिर इनपुट करेंगे, और ऐसे ही ये पूरी चेन चलती रहती है। और हमारा जो प्रोडक्शन है और जो भी हमें क्लॉथ्स हैं, जो भी हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, वो सब ऐसे ही पूरी एक चेन बनती है और ऐसे ही हमारा काम पूरा चलता रहता है, ठीक है। तो ये था एक इनपुट चेन आपको बतानी थी कि कैसे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो तो ये हमने बता दिया, अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल जूट पॉलिसी। अब हम देखते हैं नेशनल जूट पॉलिसी, ठीक है। अब देखो देखा जाए तो नेशनल जूट पॉलिसी 2005 की जो है, तो इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाए, क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया जाए, एंज्यूमिंग गुड प्राइसेस मीन्स ज़्यादा अच्छे प्राइसेस हो जूट फार्मर्स के लिए, और एनहेंसिंग यील्ड पर हेक्टेयर का जो भी प्राइस है उसे थोड़ा ज़्यादा एनहेंस कर दिया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो ये थी हमारी नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में जो कि आई थी। फिर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको 5 सेकेंड का टाइमर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, आपने कमेंट कर दिया होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी इंडस्ट्री जो कि जहाँ पे मशीन यूज़ होती हैं वो सारी इसी पे बेस्ड होती हैं, क्योंकि सारी मशीन आयरन एंड स्टील की बनी होती है ना। तो अगर जब तक कोई मशीन ही नहीं होगी तो आज के समय में सारी चीज़ें मशीन से ही बनती हैं, मोस्टली 90% मीन्स अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो सारी चीज़ें मशीन से ही बनती है, ह्यूमन से अब ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए अब मशीन चाहिए तो आयरन इंडस्ट्री, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की तो जरूरत पड़ेगी। तो इसे इसीलिए कहते हैं ये बेसिक इंडस्ट्री होती है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। हमारी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी इंडस्ट्री हो रही है, उन सब में बेसिक इंडस्ट्री को कहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये था हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब हम आपको बताते हैं इसके आगे और कौन से रीजन है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हो गया और बाकी सारे रीजन हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटो क्या है। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का होता है, कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटो में। क्यों, देखो इसका रिलेटिव एडवांटेज यही है कि देयर रीजन हैज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वहाँ का जो रीजन है वही कारण है उसका कि इतना ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का हुआ, ठीक है। मेन उसका रिलेटिव एडवांटेज यही है कि वहाँ का जो रीजन है वो उसके लिए बहुत ही सुटेबल परफेक्ट है, ठीक है। फिर होता है पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज। अब पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं इंडस्ट्री से, ठीक है। पहला तो हो गया हमारा एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन में क्या क्या आता है, देखो जैसे कि टॉक्सिक गैसेस हो गई, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। बहुत ढेर सारी गैसेज हैं जो कि टॉक्सिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ह्यूमन को, एनिमल को, प्लांट्स को, और पता नहीं कितने एनिमल्स को और सारे लोगों को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन, ठीक है। फिर हम आते हैं वाटर पोल्यूशन। देखो जैसे कि इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट है उसे हम उसे जो इंडस्ट्री होती है सीधे उसी में वाटर में ही जो भी उनके आसपास रिवर होता है वहीं पे उसे थ्रो आउट कर देती है, वहीं पे निकाल देती हैं उसकी जो भी गंदगी हो, जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। फिर हमारा आता है जो कि है थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। अब थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, देखो
तो देखो थर्मो पॉल्यूशन क्या होता है। थर्मो पॉल्यूशन देखो मैंने पहले तो ये हो गया वाटर पॉल्यूशन ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सब उसमें डाल देते हैं, लेकिन थर्मल में जो आता है वो वाटर वाला होता है। मीन जो भी उनका गर्म पानी जो होता है जो भी वाटर रिलेटेड लिक्विड होता है, लिक्विड जो भी होता है उनका, ठीक है, एकदम गर्म होता है और उसी को वो सीधे ठंडे पानी में या जो भी रिवर है उसमें तुरंत ही उसे फ्लो आउट कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, ठीक है, ड्रेन कर देते हैं उसी में। तो इससे क्या है जो भी एक्वेटिक लाइफ है वहाँ की उस रिवर में जो भी एक्वेटिक लाइफ है बहुत ही ज़्यादा हार्म होती है और बहुत ढेर सारे लोगों को, बहुत ढेर सारे जो भी वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन सब की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, बहुत ढेर सारे उसमें मर भी जाते हैं उसकी वजह से कि एकदम से गर्म पानी आता है तो सारा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि आपने बायो में पढ़ा होगा इकोसिस्टम और बाकी एक मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्मल पॉल्यूशन में। फिर आता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन में। इंडस्ट्री में जब भी काम चलता है, अगर आप इंडस्ट्री के रीजन में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं तो देखिए बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आती होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोज काम चला करता है, ठीक है। तो इससे क्या है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आसपास जो भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कंट्रोल एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली एक ही 2-3 रीज़न है। देखो रेन वाटर, रीज़न तो बहुत है, मैं आपको बता देता हूँ तो 2-3, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इससे क्या है हमारा जो डिग्रेडेशन जो एनवायरमेंट में होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कैन गिव ट्रीटमेंट टू टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट है उसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कहाँ पे उसे सही जगह उसकी एक स्पेसिफिक जगह बना दे कि हाँ यहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट रिलीज कर रहे हैं जहाँ पे किसी को भी अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये थे हमारा कुछ चैप्टर, ये था हमारा पूरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर नंबर 6, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 10। सो गाइस यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का कोर्स पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स की, ठीक है। तो चलिए सिविक्स के अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद। उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जाके फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप जाके जल्दी से मेरा नोट्स देख ले, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ऐप की लिंक मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी।